वेलकम टू सक्सेस कैरियर। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स थ्योरी में वैद्युतिक सहायक सामग्री वाला अध्याय पढ़ रहे हैं। वैद्युतिक सहायक सामग्री अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका हम जो है आज भाग 4 में इसको समापन कर देंगे। और ये हमारा टोटल जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास 29 है। ठीक है, 29 नंबर का यह वीडियो है। और ये हमारा इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स का अध्याय जो है हमारा वैद्युतिक सहायक सामग्री वाला अध्याय है, जो कि इसका ये अंतिम वीडियो है। और इसके बाद हम इस चैप्टर के बाद हम अगला चैप्टर पर चलेंगे। और इस चैप्टर में जो है हम अभी पढ़ेंगे, आप लोगों को बताएंगे एडाप्टर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी फिलहाल में एडाप्टर के बारे में। ठीक है, एडाप्टर और आपका ELCB MCB वगैरह। MCB तो मैं पहले बता दिया हूँ, अभी ELCB है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग नोट बस करते रहिए और नोट्स बनाइए और ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एडाप्टर। एडाप्टर क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपने जो कल हमने आपको दिखाया था होल्डर, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने दिखाया था। तो होल्डर में जो होता है, जैसे जो लैंप होल्डर होता है, लैंप होल्डर में एक सॉकेट होता है। ठीक है, दोनों तरफ सॉकेट होता है, 2 पिन सॉकेट होता है। तो उस 2 पिन सॉकेट में अगर वहाँ से भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई अन्य उपकरण उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं। तो वैसा जो उपकरण जिसमें एक लैंप भी जल जाए और उसमें से हम कोई दूसरा उपकरण भी हम यूज कर लें, वो जो है हमारा एडाप्टर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें एडाप्टर में आप लोग लिखिए, एडाप्टर में लिखिए कि लैंप होल्डर से लैंप होल्डर से लैंप होल्डर से लिखिए, लैंप होल्डर से लैंप तथा अन्य किसी कार्य के लिए, लैंप तथा अन्य किसी कार्य के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए, अन्य किसी कार्य के लिए, लैंप होल्डर से लैंप तथा अन्य किसी कार्य के लिए संयोजन प्राप्त करने हेतु, संयोजन प्राप्त करने हेतु, संयोजन प्राप्त करने हेतु, करने हेतु एडाप्टर का प्रयोग होता है। एडाप्टर का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए एडाप्टर क्या होता है कि लैंप होल्डर से लैंप तथा अन्य किसी कार्य के लिए संयोजन प्राप्त करने हेतु एडाप्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये जो है सिंगल एडाप्टर और पैरेलल एडाप्टर होता है। ये लगभग 2 प्रकार का होता है, मुख्यतः 2 प्रकार का, सिंगल एडाप्टर, सिंगल एडाप्टर, सिंगल एडाप्टर और डबल एडाप्टर, DOU डबल एडाप्टर। सिंगल एडाप्टर और डबल एडाप्टर। ठीक है, सिंगल एडाप्टर और डबल एडाप्टर, इसको हम पैरेलल एडाप्टर भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग पैरेलल लिख लीजिए, पैरेलल, पैरेलल एडाप्टर। ठीक है, समांतर एडाप्टर। देखिए ये जो होता है 5 एम्पियर 250 वोल्ट क्षमता का बनाया जाता है। 5 एम्पियर 250 वोल्ट क्षमता का बनाया जाता है। ये जो हमारा एडाप्टर होता है 5 एम्पियर 250 वोल्ट की क्षमता का बनाया जाता है। ठीक है, चलिए मैं इसका जो है फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसका जो है हम आपको फिगर बना के बता देता हूँ। ठीक है, सिंगल एडाप्टर कैसा होता है, सिंगल एडाप्टर क्या होता है। देखिए सिंगल एडाप्टर का जो फिगर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जो
सिंगल एडाप्टर होता है वो कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। सिंगल एडाप्टर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ये, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, पहले इसको नोट करिए। देखिए, ठीक है, सिंगल एडाप्टर में क्या होता है कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जिस होल्डर में हम लैंप लगा देते हैं उसमें हम इस एडाप्टर को लगा देंगे, और यहाँ पे हम कोई भी उपकरण, 2 पिन का उपकरण इसमें हम यूज लगा करके, हम जैसे चार्जर ही लगाना है तो चार्जर लगा देंगे, मोबाइल का चार्जर। और इस वाले जो सिंगल एडाप्टर है इसको जो है हम होल्डर में लगा देंगे और यहाँ पे चार्जर लगा देंगे, ठीक है। तो ये होता है सिंगल एडाप्टर। अब पैरेलल एडाप्टर में क्या होता है कि पैरेलल एडाप्टर में क्या होता है, देखिए 2 ठे ऐसे तो निकला ही रहेगा, पहले तो एक होल्डर जैसा रहेगा, ठीक है, होल्डर जैसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मेन होल्डर ये, हम मान लेते हैं कि मेन होल्डर ये मेन होल्डर है, और इसमें एक एडाप्टर लगाया गया है, इसमें ये एडाप्टर इसमें लगाया गया है, ठीक। अब यहाँ पे इधर भी एडाप्टर प्लग, यहाँ पे हम प्लग लगा सकते हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे ये होल्डर में कसा गया है, तो ये दोनों तरफ हम लगा सकते हैं इस एडाप्टर में। और इधर हम एक बल्ब भी लगा सकते हैं, एक हम क्या लगा सकते हैं, बल्ब भी। अब देखिए इधर हम कोई चार्जर वगैरह लगा सकते हैं, इधर यहाँ पे हम बल्ब भी लगा सकते हैं। ये हमारा होता है पैरेलल एडाप्टर। क्या होता है, पैरेलल एडाप्टर, और यहाँ पे सिंगल एडाप्टर, ठीक है। चलिए इस चीज़ को बना लीजिए और आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं एडाप्टर के बाद। आप लोग इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बांटना, परिपथ को, या जो हमारा वैद्युतिकीय उपकरण है, एक हमारा मेन एक जगह होगा, एक प्लेस होगा, वहाँ से हम एक क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, वहाँ से हर जो है बिजली का हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट करने का होगा, वहाँ पे वैद्युतिक परिपथ वहाँ से हम लोग बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक घर है, उसमें 5 कमरे हैं, और पांचों कमरे का जितना भी उसका कनेक्शन आया रहेगा वायरिंग करके, तो उसको कहीं एक जगह हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के माध्यम से वहाँ पे जुड़े रहेंगे, और सब में हम एक एक एमसीबी यूज कर लेंगे, या हम एक एक जो है आपका फ्यूज यूज कर लेंगे। वहाँ पर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले शुरू कर लेते हैं, उसको लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है दोस्तों, देखिए, अधिक लोड वाले भवनों में अधिक लोड वाले भवनों में भवन में या भवनों में, घरों में
अधिक लोड वाले भवनों में, अधिक लोड वाले भवनों में अनेक समानांतर परिपथ बनाए जाते हैं। अनेक समानांतर परिपथ बनाए जाते हैं, परिपथ बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अधिक लोड वाले भवनों में अनेक समानांतर परिपथ बनाए जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक परिपथ के लिए और प्रत्येक परिपथ के लिए भिन्न भिन्न या पृथक पृथक लिख लीजिए, पृथक पृथक क्या चीज, अनेक समांतर परिपथ बनाए जाते हैं और प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक पृथक फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। पृथक पृथक फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या चीज, फ्यूज का पृथक पृथक, प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक पृथक फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। सभी फ्यूजों को एक खोल में स्थापित कर दिया जाता है। सभी फ्यूजों को एक खोल में स्थापित कर दिया जाता है, एक खोल में स्थापित कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, ठीक है। तो अधिक लोड वाले भवनों में अनेक समानांतर परिपथ बनाए जाते हैं और प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक पृथक फ्यूज, यानी कि प्रत्येक परिपथ के लिए अलग अलग फ्यूज का प्रयोग किया जाता है और सभी फ्यूजों को एक खोल में स्थापित कर दिया जाता है। एक लकड़ी के बोर्ड में हम या किसी भी मतलब कि इंसुलेटर बॉक्स में जो पूरी तरह से इंसुलेशन हो, ठीक है, जिसमें धारा वगैरह नहीं लीकेज करे, फ्यूजों को एक खोल में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं, ठीक है। यह प्राय जो है 6वे 12वें प्रकार का होता है, 6वे 12वे, 6वे या 12वे प्रकार का होता है, अब देखिए ये 6वे और 12वे प्रकार का होता है। इसका क्या मतलब है, पहले हम बनाते हैं 12वे प्रकार का। किसको बनाते हैं हम? 12वे प्रकार का। 12वे प्रकार का बनाते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे फ्यूज लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया। हर कमरे के लिए अलग अलग लगा दिया, ठीक है। और ये दीवार में रहता है, जकड़ा रहता है दीवार में, और ये इसका कवर रहता है, बिल्कुल ये कवर्ड होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 12वे हो जाएगा, 12वे प्रकार का, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या है हमारा, 12वे प्रकार का
है। ठीक है, अब देखिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है, यहाँ से जो है अधिक लोड वाले भवनों में अनेक समानांतर परिपथ बनाए जाते हैं और प्रत्येक परिपथ के लिए एक पृथक पृथक फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। वो सारा फ्यूज यहाँ पे फ्यूज का उपयोग किया गया है। मान लीजिए किसी एक नंबर कमरा के लिए, 2 नंबर कमरा के लिए, 3 नंबर कमरा के लिए, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे ऐसे अलग अलग कमरों के लिए अलग अलग ये बनाया गया है। यहीं से जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रत्येक परिपथ के लिए पृथक पृथक फ्यूज का प्रयोग किया जाता है और सभी फ्यूजों को एक खोल में स्थापित कर दिया गया, एक खोल में स्थापित कर दिया गया है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो है 6 वे या 12 वे प्रकार का होता है, 6 वे या 12 वे प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम MCB, ELCB और MCCB पढ़ेंगे। इसको आप लोग बिल्कुल नोट करिए। उसके बाद इसको मिलाते हैं हम। चलिए अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको वो करिए, नोट करिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। MCB, वैसे तो आपने MCB पढ़ लिया होगा। आपने 2 वीडियो, ये वाली वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं MCB हमने पढ़ा दिया है। MCB के बारे में भी आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जिससे क्वेश्चंस पूछता है MCB से, ELCB से, MCCB से। ठीक है, इसको हल्के मत लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए और हम देख लेते हैं क्या MCB। वैसे तो हमने MCB पहले ही बता दिया था, इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB का मतलब होता है फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, और इसके बारे में अगर पढ़ना है अब जाइए पीछे दो वीडियो पीछे, और इसके बारे में पूरा फुल अच्छे तरीके से बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे ELCB। क्या पढ़ेंगे? ELCB, अर्थ लीकेज, EARTH, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो MCB आपने बाबू ये जो है आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा आवाज़ में भी दिक्कत आ रही होगी और थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को लेट पहुंच रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। ठीक है, तो थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो, उसके लिए दिल से सॉरी। तो चलिए हम देखते हैं ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के बारे में। देखिए दोस्तों, जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है MCB के द्वारा किसी उपकरण, चलिए इसमें लिख लीजिए कि MCB के द्वारा किसी उपकरण, इसमें लिखिएगा MCB के द्वारा किसी उपकरण, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा, किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा, MCB के द्वारा किसी भी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा से सुरक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो MCB के द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा सुरक्षा
ओवरलोड धारा से सुरक्षा की जा सकती है एमसीबी के द्वारा, ठीक। परंतु अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ में धारा लीकेज परंतु अर्थ में धारा लीकेज अर्थ मतलब कि अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष से धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष से नहीं अर्थ दोष से नहीं। देखिए, मैंने कहने का मतलब है कि एमसीबी के द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा से सुरक्षा की जा सकती है, परंतु अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, धात्विक खोल युक्त, देखिए लिखवाने बड़ी टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको लिखवा ही देता हूँ, पूरे तरीके से लिख देता हूँ। अब आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं कर देता हूँ, फिर आप लोग इसको पूरे तरीके से लिख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, समझिएगा मेरी बात को। एलसीबी क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी के द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा से सुरक्षा की जा सकती है, ठीक है, परंतु अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष से बिल्कुल नहीं होता है, ठीक। और धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि में यदि सजीव चालक आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को क्या हो सकता है? गंभीर विद्युत का झटका लग सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई धात्विक खोल है, अब उसमें लगा हुआ है सब क्या चीज, एमसीबी वगैरह लगा हुआ है या कोई भी उपकरण लगा हुआ है। तो देखिए, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है कि जैसे ही कोई उपकरण को आप छूते हैं, जैसे ही किसी उपकरण को आप छूते हैं, ठीक है, नंगा तार अगर छू देते हैं तो तुरंत ऑटोमेटिक आपका अर्थ, जैसे ही अर्थ बिल्कुल रहेगा ही मिलेगा, जैसे ही छुएंगे वो ऑटोमेटिक जो है आपका जो ईएलसीबी है वो नीचे गिर जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि में यदि सजीव चालक आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति ईएलसीबी कहलाते हैं। भाई गंभीर चोट न लगे तो क्या कहलाती है युक्ति? ईएलसीबी लगा देते हैं। और देखिए, यह जो युक्ति है रिले की भांति धारा अथवा वोल्टेज चलित प्रकार की होती है, धारा अथवा वोल्टेज चलित प्रकार की होती है और केवल 100 मिली एम्पियर लीकेज धारा पर ही यह प्रचारित हो जाती है। मतलब क्या, अगर ईएलसीबी काम करना है तो बस केवल 100 मिली एम्पियर धारा उसमें प्रवाहित हुआ ना, कहीं लीकेज हुआ तो तुरंत ही वो प्रचारित हो जाएगा, यानी कि वो गिर जाएगा, ठीक है। तो उपकरण में अर्थ दोष अथवा लीकेज उपस्थिति होने पर ईएलसीबी लाइन को ऑफ कर उपकरणों को विद्युत स्रोत से पृथक कर देते हैं। भाई तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया, ईएलसीबी गिर गया है उसका, ठीक है, गिर गया है तो उसको स्रोत से सब अलग करना पड़ेगा, ठीक है। स्रोत से अलग करने के बाद फिर उसको हम बनाएंगे आगे चल करके, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, ईएलसीबी। अब हम पढ़ेंगे एमसीसीबी। क्या पढ़ेंगे? एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। क्या पढ़ेंगे? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे
मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB, MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसमें लिखिए साधारण एमसीबी 5 एम्पियर 60 एम्पियर, साधारण एमसीबी 5 एम्पियर से 60 एम्पियर तक यूज में लाया जाता है। साधारण एमसीबी 5 एम्पियर से 60 एम्पियर पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। 60 एम्पियर पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, करने के लिए बनाए जाते हैं। ये साधारण एमसीबी 5 एम्पियर से 60 एम्पियर पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। इससे अधिक एम्पियर पर कार्य करने के लिए, इससे अधिक एम्पियर पर, इससे अधिक एम्पियर पर, इससे अधिक एम्पियर पर कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए, इससे अधिक एम्पियर पर कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए मोल्डेड केस परिपथ वियोजन, मोल्डेड केस, मोल्डेड केस परिपथ वियोजन, परिपथ वियोजन MCCB, ठीक है। मोल्डेड केस परिपथ वियोजन बनाए गए हैं जो 25 एम्पियर से बनाए गए हैं, जो 25 एम्पियर से 25 एम्पियर से कितना 2500 एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं। 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं, 2500 एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ठीक है। 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं। ये परिपथ वियोजक एमसीबी, यह परिपथ वियोजक एमसीबी, यह परिपथ वियोजक, परिपथ वियोजक, यह परिपथ वियोजक, यह परिपथ वियोजक एमसीबी के भांति ही, एमसीबी के भांति ही, एमसीबी के भांति ही, एमसीबी के भांति ही मतलब कि एमसीबी के जैसा ही, एमसीबी के भांति ही तापीय द्विधात्विक पत्ती के द्वारा, तापीय द्विधात्विक, तापीय द्विधात्विक, तापीय द्विधात्विक, तापीय द्विधात्विक पत्ती के द्वारा प्रचालित होता है, 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 ठीक है। पत्ती के द्वारा क्या होता है, प्रचालित होता है। आगे है कि इन परिपथ वियोजकों को एक, इन परिपथ वियोजकों को जो है, इन परिपथ वियोजकों को, वियोजकों को एक लिक्विड में रखा जाता है, लिक्विड में रखा जाता है, ठीक है। इन परिपथ वियोजकों को एक लिक्विड में रखा जाता है। कौन से लिक्विड में? तैल युक्त कक्ष में, तैल युक्त कक्ष में बंद कर दिया जाता है,
क्या किया जाता है, तैलयुक्त कक्ष में, तैलयुक्त कक्ष में बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोल्डेड केस MCCB कहते हैं। ठीक, बात समझ आ रही है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि साधारण MCB 5 एम्पियर से 60 एम्पियर पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, और इससे अधिक एम्पियर पर कार्य करने के लिए मोल्डेड केस, क्या चीज, मोल्डेड केस परिपथ वियोजक यानी कि MCCB बनाए गए हैं, जो 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कितने एम्पियर से एम्पियर तक, 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक। तो पूछ सकता है कि मोल्डेड केस परिपथ जो है वियोजक कितने से कितने एम्पियर तक कार्य कर सकता है, तो 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक। और यह परिपथ जो है, यह परिपथ वियोजक यानी कि MCB, यह परिपथ वियोजक MCB के भांति ही कार्य करता है। और यह तापीय द्विधात्विक दो ठे धातु पत्ती के द्वारा प्रचालित होता है। किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा, धातु के पत्ती के द्वारा। और इन परिपथ वियोजकों का एक लिक्विड में, इन परिपथ वियोजकों को एक लिक्विड में रखा जाता है, तेलयुक्त कक्ष में बंद कर दिया जाता है, जिसे हम MCCB, ठीक है, MCCB जैसे मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कि तेलयुक्त कक्ष में कौन सा सर्किट ब्रेकर को रखते हैं, तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर को। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अभी तक आपने ये पढ़ा वैद्युत सहायक सामग्री, और वैद्युत सहायक सामग्री में बस इतना ही। और हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम नया अध्याय के साथ आपके साथ हम हाजिर होंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस का, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन वगैरह और क्वेश्चन का सिलसिला। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और मैं इसको मिटाता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसको मिटाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन में हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वैद्युतिक सहायक सामग्री, ठीक है, ये बस अंतिम कगार पे ही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम बता देंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आए हैं और आगे आएंगे भी। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वैद्युतिक सहायक सामग्री से पहला है, BMRC और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया है कि डिले फ्यूज किसके रक्षार्थ के लिए प्रयुक्त होता है, किसके रक्षा के लिए प्रयुक्त होता है डिले फ्यूज, तो DC मोटर्स के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, DC मोटर्स के लिए डिले फ्यूज का जो है रक्षार्थ के लिए प्रयुक्त होता है। तो डिले फ्यूज याद रखिएगा DC मोटर्स के लिए। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा है हमारा, यह जो चित्र दिख रहा है निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाता है। ये JMRC इलेक्ट्रिशियन में पूछा गया है। देखिए, क्या ये टावर को दर्शाता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पावर लाइन को काटने वाली लाइन है, बिल्कुल भी नहीं। कार्ट्रिज फ्यूज, बिल्कुल सही। तो ये जो हमारा चित्र है, ये किस का चित्र है, कार्ट्रिज फ्यूज का है। तो ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा। ये ऐसा अगर चित्र दे देगा, पूछेगा कि ये किस चित्र क्या दर्शाता है, तो कार्ट्रिज फ्यूज दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है, नाली से जाने वाली लाइन, ये गलत है। तो देखिए ये क्या चीज है, ऐसा फिगर दे देगा, तो ये कौन सा फिगर है, कार्ट्रिज फ्यूज का फिगर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है JMRC इलेक्ट्रिशियन में। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन करवा दिया हमने, अब इससे आगे चलते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विद्युत परिपथों को अति तापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है विद्युत परिपथों को अति तापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है। देखिए CRPF इलेक्ट्रिशियन में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है कि शंट प्रतिरोध, परिनालिका, फ्यूज और ताप वैद्युत युग्म। तो दोस्तों, विद्युत परिपथों को अति तापन से जो है फ्यूज के द्वारा हम बचा सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, फ्यूज के द्वारा हम बचाया जा सकता है। जैसे ही मान लीजिए कि ओवरलोडेड हो रहा है या शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो फ्यूज उड़ जाएगा, या हम फ्यूज से हम जैसे ही निकालेंगे वो पूरा सर्किट जो है हमारा ठंडा हो जाएगा। ठीक है,
तो अतितापन से हम लोग बता सकते हैं फ्यूज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये तो तीसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि स्विच, सॉकेट, प्लग, होल्डर इत्यादि बने होते हैं, किससे बने होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन पूछा है यूपी आरबीएनएल TG2 2016 में। किससे बने होते हैं? एबोनाइट से बिल्कुल भी नहीं, तांबा से बिल्कुल नहीं, बैकेलाइट से बिल्कुल सही, बैकेलाइट से बना होता है। क्या चीज? स्विच, सॉकेट, प्लग, होल्डर वगैरह ये बैकेलाइट पदार्थ से बना होता है। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर में निम्नलिखित दो विशेषताएं होनी चाहिए। फ्यूज का जो वायर होता है उसमें कौन सी दो विशेषताएं होनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया है आपका कि उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, बिल्कुल गलत है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक ये भी गड़बड़ है। अब देखिए निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक ये भी गड़बड़ है। हमने देखिए पढ़ाया था कि निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा है 6 नंबर कि कंसील्ड तंत्र में सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये यूपी आरबीएनएल में पूछा है। अब फ्यूज वायर में निम्नलिखित दो विशेषताएं होनी चाहिए, ये यूपीपीसीएल TG2 में पूछा है। और कंसील्ड तंत्र में सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो ये यूपी आरबीएनएल और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है 30 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंसील्ड तंत्र के सैडल स्विच को, कंसील्ड जो तंत्र होता है वो सैडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर, स्विच बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां है कि सीलिंग रोज सामान्यतः फिट किया जाता है, कहाँ फिट किया जाता है? देखिए यूपी आरबीएनएल TG2 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है कि खिड़कियों में, ऑप्शन बी दिया है कि दीवारों में, ऑप्शन सी दिया है कि दरवाजों में, और ऑप्शन डी दिया है कि स्विच बोर्ड पर। तो देखिए दोस्तों, सीलिंग रोज सामान्यतः जो है किस पे किया जाता है? दीवारों पे। ठीक है, सीलिंग रोज सामान्यतः कहाँ स्थापित किया जाता है? दीवारों में। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए लगाया जाता है या लगाई जाती है? ये यूपी आरबीएनएल TG2 में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए? जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे कुछ इस प्रकार से होता है, इधर यहाँ पे होल्डर लगा होता है, ये बल्ब लगा होता है, वायर ऐसे निकला होता है। तो ये जो हमारा ये शेप है ये वाला, ये किससे बचने के लिए? इस बैटन होल्डर, ये क्या है हमारा? बैटन होल्डर है। ऐसे प्लास्टिक शेड जो लगा हुआ है तो किससे बचने के लिए लगाई जाती है? तो ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश बिल्कुल भी नहीं, धारा का अत्यधिक बहाव बिल्कुल भी नहीं, आंधी बिल्कुल भी नहीं, बरसात का पानी, ये हमारा सही हो जाएगा। बरसात के पानी के लिए वो लगाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 8वां का सी सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट करने चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या है? ठीक है, मोटा करने का कारण क्या है? कह रहा है कि 3 पिन प्लग टॉप में जो अर्थिंग पिन होता है उसको मोटा करने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है आरआरबी मुंबई लोको पायलट में। ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कि प्लग टॉप सॉकेट में भली प्रकार फिट हो सके। ठीक है, 3 पिन को मोटा करने का कारण क्या है? कि प्लग टॉप जो है सॉकेट में भली प्रकार फिट हो सके, ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। ठीक है, और तीसरा दिया है पिनों में भिन्नता दिखाई दे, और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या है? कि अधिक क्षरण धारा वहन कर सके, अधिक लीकेज करंट जो है वहन कर सके। ठीक है, अगला है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कि 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच कौन सा है? ठीक है, 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच कौन सा है? देखिए ये आरआरबी रांची ALP में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ICTP, ICDP, 3 टम्बलर स्विच और
नाइफ स्विच। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। ठीक है, क्या हो जाएगा? आईसीटीपी स्विच। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आईसीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। क्या होता है? आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। ठीक है, तो 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा स्विच होता है? वो स्विच होता है आयरन क्लैड ट्रिपल पोल, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन पूछा है आरआरबी रांची एएलपी में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम क्या है अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, अभी हम बस आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जब हम इसका जब हम पूरा क्वेश्चंस बैंक करवाएंगे पूरे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, तो हम पूरा करवाएंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। अगला चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक प्रभाव और रासायनिक सेल। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में जो अभी चल रहा है, ठीक है, वैद्युतिक सहायक सामग्री चैप्टर। ठीक है, ये आज बिल्कुल समापन हो गया इसका। ये भाग 4 में ही 4 वीडियो में खत्म हो गया। ये हमारा 29 नंबर का वीडियो था। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन इसमें से करवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट जो भी है आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और भी जो है हम आपको करवाते जाएंगे जैसे जैसे आगे पढ़ते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर कल से विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल अगले दिन से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को जो है ये क्लास जो है बिल्कुल एक एक चीज आपको बताया जाता है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा जो अध्याय है आज खत्म होता है और हम कल मिलेंगे, मतलब कि अगले वीडियो मिलेंगे 30 नंबर वीडियो में वैद्युतिक रासायनिक प्रभाव और रासायनिक सेल से। ठीक है, थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने अभी क्लास को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।